हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 1 सेकेंड पार्ट ऑफ मैटर इन अवर सराउंडिंग। आज पढ़ते हैं 1.4 कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। हम लोग को पता है जब हम लोग वाटर को ऑब्जर्व करते हैं तो एक्चुअली वो 3 स्टेट में अवेलेबल होता है। एक तो वो सॉलिड स्टेट में जहाँ पे वो आइस के फॉर्म में देखने को मिलता है, लिक्विड जहाँ पे हम लोग को पानी के फॉर्म में देखने को मिलता है, और गैस वाटर वेपर। कुछ क्वेश्चन जहाँ पे हम लोग डिस्कवर करने वाले हैं वो क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है कि व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ अ स्टेट। जब वो सॉलिड से लिक्विड में या फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो वो मैटर का होता क्या है, अंदर स्टेट का क्या होता है ये पार्टिकल जब एक मतलब व्हाट हैपन टू द पार्टिकल ऑफ अ मैटर, उनके अंदर के पार्टिकल्स के अंदर क्या चेंजेस आता है जब वो एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में चेंज होता है। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस, और ये जो चेंजेस है वो कौन से स्टेट पे मतलब कौन सी कंडीशंस पे प्लेस होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं 1.4.1 दैट इज़ द इफेक्ट्स ऑफ अ चेंज ऑफ अ टेम्परेचर। एक्टिविटी 1.12 में एक्चुअली एक बीकर के अंदर 150 ग्राम ऑफ आइस लिया हुआ है और उसके अंदर लेबोरेटरी थर्मोमीटर डाल दिया हुआ है कुछ इस हिसाब से जो आपको 1.6 फिगर में दिख रहा है। यहाँ पे थर्मोमीटर डाला हुआ है, बीकर के अंदर आइस डाला हुआ है और ग्लास पानी को हिलाने के लिए, बर्फ़ को हिलाने के लिए डाला है। पहले मैंने उसको हीटिंग किया हुआ है। थोड़ी देर के बाद एक पॉइंट आएगा जब वो पानी के फॉर्म में पिघलना स्टार्ट होगा, आइस मेल्ट डाउन होके वो पानी में कन्वर्ट होगा। उसका ऑब्जर्वेशंस नीचे देखेंगे। उसके बाद मैंने उसका जो टेम्परेचर है वो कम नहीं किया हुआ है, अभी भी मैंने वही टेम्परेचर पे उसको गर्म करके रखा है। बर्सन बर्नर की उसके साथ मैंने अभी भी उसको गर्म करा हुआ है। तो एक पॉइंट के बाद वो वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड, जब वो सॉलिड का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट होगा तो उसके अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स की, वो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। मतलब जो सॉलिड, मतलब मैं बर्फ़ की बात कर रही हूँ पहले वाले 1.6 में, जहाँ पे 1.6 के पहले डायग्राम में मैंने बर्फ़ को पानी से, यहाँ पे अगर आप देखने जाए तो मैंने यहाँ पे बर्फ़ लिया हुआ था और बर्फ़ को पिघालना शुरू किया था। सो यहाँ की जो मॉलिक्यूल के अंदर की काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और इंक्रीज़ जब हो जाएगी तो उसके जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे विद अ ग्रेटर स्पीड। ज़्यादा स्पीड से उनके जो पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एनर्जी जो सप्लाई होगी बाय हीट, उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच का, उसमें से हीट ओवरकम होगी, सप्लाई होगी हीट। द पार्टिकल्स हैव देयर फिक्स पोजिशंस एंड स्टार्ट मूविंग फॉर फ्रीली। पार्टिकल्स होंगे वो फिक्स पोजीशन से मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। वहाँ तक तब तक मूव करेंगे तब जब तक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए, और जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का एक डिफाइन दिया हुआ है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ अ स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। मेल्टिंग पॉइंट मतलब ऐसा होता है कि सॉलिड पर्टिकुलरली उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन सॉलिड इज एन इंडिकेशन। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड ये शो करता है कि उसके जो पार्टिकल्स है उनके बीच का फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है, स्ट्रेंथ है, वो क्या है। मेल्टिंग पॉइंट अगर मैं आपको केल्विन में दिखाऊँ तो 273.16 केल्विन होता है। अगर हम लोग सेल्सियस में देखें तो डेट इज 0 डिग्री सेल्सियस। और वो पर्टिकुलरली वो टेम्परेचर पे वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाता है। जो टेम्परेचर पे वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना शुरू होता है उसको हम फ्यूजन बोलेंगे। अब जब सॉलिड मेल्ट होता है, टेम्परेचर सेम ही रहता है, तो फिर ये हीट कहाँ जाती है, उसके क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कवर करेंगे। हम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि एक्सपेरिमेंट के दौरान, मतलब जब मेल्टिंग होती है, बर्फ़ का पानी में पिघलना स्टार्ट हो जाता है, तो टेम्परेचर है वो कहीं जाता नहीं है। एक्चुअली सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज़ रीच टिल द आइस मेल्ट। यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग जब बीकर को कंटिन्यूसली हीटअप करते रहते हैं तो वी कंटिन्यू टू सप्लाई द हीट। हम लोग को हीट कंटिन्यूसली फॉर्म में देनी पड़ती है। हीट गेट यूज्ड अप इन चेंजिंग। जो हीट है वो ओवरकमिंग हो जाती है, मतलब जो हीट होती है वो पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर आ जाती है। एज दिस हीट एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है आइस के थ्रू। जो आइस होता है वो हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है विदाउट कोई भी टेम्परेचर को राइज़ किए। मतलब पहले वाले एग्जांपल्स में हम लोगों ने देखा, मैंने बीकर के अंदर मैंने
आइस को डाला हुआ था, तो आइस पूरा मेल्ट डाउन हो जाएगा, आइस पूरा मेल्ट होके पूरी एनर्जी अपने में अब्जॉर्ब कर लेता और बिना कोई टेम्परेचर में चेंजेस आए बिना वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा लिक्विड में. इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इट्स नोन एज अ लेटन हिड. और एक्चुअली लेटन का मतलब ही होता है हिडन, और ऐसे जो कंटेंट के अंदर वो बीकर के अंदर हिडन फॉर्म में जो एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है तो उसको बोलेंगे लेटन हिट. अगर उसको थोड़ा साइंटिफिकली मैं आपको डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो अमाउंट ऑफ अ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज. अगर 1 kg में सॉलिड लूँ, उसको मुझे लिक्विड में चेंज करना है विद द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर गिवन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मुझे दिया हुआ है पर्टिकुलरली उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाए, तो उसको लेटन हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे. इन शॉर्ट लैंग्वेज में बोलूँ तो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो मेरा रूम प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसकी प्रेजेंट में अगर मैं उसको मेल्ट करवाना स्टार्ट करूँ तो उसको लेटन हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे. मैंने अभी बोला वाटर का जो लेटन हीट ऑफ फ्यूजन है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट है, वो दैट इज़ अ 0 डिग्री सेल्सियस. अगर कैल्विन में देखें तो दैट इज़ अ 273 कैल्विन. हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स एंड आइस एट द सेम टेम्परेचर. अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं. जब हमारे सेकेंड केस में वो लिक्विड से वाटर वेपर में चेंज होता है, तब जब हम लोग हीट को और ज़्यादा, पानी जो कन्वर्ट हो गया सॉलिड से लेके लिक्विड में, बर्फ़ से लेके पानी में कन्वर्ट हो गया, सो जब हम लोग को ज़्यादा हीट देते हैं तो उसके पार्टिकल्स और ज़्यादा स्पीड से मूव होना स्टार्ट होता है. एट अ सर्टेन टेम्परेचर पॉइंट इज़ रीच व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक द फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ऑफ ईच अदर. तब तक हम उनको गर्म करते हैं, तब तक उनके जो पार्टिकल्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स का बीच का, और ज़्यादा मूव होना स्टार्ट हो जाए, उनको एनर्जी मिले ताकि वो ब्रेक हो जाए. एट जो टेम्परेचर पे लिक्विड स्टार्ट होता है गैस में चेंज होना, उसको हम लोग जनरली बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली एक बल्क फेनोमेना है, क्योंकि वो एक एक पॉइंट का नहीं होगा, वो बल्क में होगा. पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट. उसको जितना एनर्जी लगेगा कन्वर्ट करने में उसको बोलेंगे पर्टिकुलरली बॉइलिंग पॉइंट. यहाँ पे मुझे बोला हुआ है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा. ये एक्चुअली जनरली आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में कवर्ड होता है जनरली एग्जाम में. यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि जो पानी है उसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है. अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आपको 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो इट्स वेरी सिंपल. आपको 100 को 273 के साथ प्लस कर देना है तो आपको केल्विन में आंसर मिल जाएगा. अगर सपोज टू बी मुझे बोला है कि 85 डिग्री सेल्सियस है सपोज टू बी, और मुझे उसको केल्विन में करना है, तो सिंपली आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, मुझे उसको 273 से प्लस कर देना है. तो जो मेरा आंसर आएगा दैट विल बी इन माई केल्विन. कैन यू डिफाइन द लेटन हीट ऑफ अ वेपराइजेशन. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि लेटन हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, उसकी डिफाइन देखते हैं. इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइन द लेटन हीट ऑफ अ फ्यूजन, हम लोगों ने ऊपर भी लेटन हीट ऑफ फ्यूजन अप्लाई किया. यहाँ पे उसका अगर डिफाइन देखने जाएंगे तो वो होगा वाटर वेपर एट द 373 केल्विन हैव अ मोर एनर्जी दैन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर. दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन द स्टीम हैव ऑब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटन हीट ऑफ अ वेपराइजेशन. अगर मैं यहाँ पे लेटन हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलूँ तो अगर मैं 1 kg ऑफ अ वाटर को अगर मैं कन्वर्ट करने बैठूँ वाटर वेपर पे एट द पर्टिकुलरली एटमॉस्फेरिक रूम टेम्परेचर, उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाने के बाद, सो मैं उसको बोलूँगी लेटन हीट ऑफ वेपराइजेशन. यहाँ पे क्लियर डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर हम लोग लेटन हीट ऑफ फ्यूजन्स के हिसाब से अगर उसका डिफाइन बनाए तो ऐसा होगा कि 1 kg ऑफ वाटर को जब मैं वाटर वेपर में कन्वर्ट करूँगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दैन इट इज़ कॉल्ड द लेटन हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि वो वेपराइजेशन में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा. नीचे एक प्रोसेस दिया हुआ है कि जब मैं सॉलिड को गर्म करूँगी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. लिक्विड को अगर मैं गर्म करूँगी तो वो गैसेस फॉर्म हो जाएगा. गैसेस में से अगर मैं ठंडा करूँगी उसको तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, विच प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. लिक्विड को और मैं ठंडा करूँगी तो इट विल बी कूल डाउन, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. So we infer that the state of a matter can be changed into the another state by changing its temperature. मतलब इसका डायरेक्टली मीनिंग हो गया कि अगर मैं उसका टेम्परेचर चेंज करूँ तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा. सो सबसे पहला फैक्टर अफेक्टिंग इज़ दैट टेम्परेचर. सो टेम्परेचर होता है उसके स्टेट को बदलाव लाने में, कि मैं कभी भी किसी भी मैटर को अगर मैं उसका टेम्परेचर चेंज कर दूँगी तो उसका स्टेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया, दैट इज़ अ टेम्परेचर. फैक्टर अफेक्टिंग दैट इज़ अ फर्स्ट इज़ द टेम्परेचर. We have learned that the substance around us change state from the solid to the liquid and from liquid to the gases. हम लोगों ने अभी देखा कि हम लोग एप्लीकेशंस करेंगे हीट का या फिर कूल डाउन करेंगे तो
वाइस वर्सा सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैसेस में वो चेंज होगा. बट देयर आर सम दैट चेंजेस डायरेक्ट फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू द गैसियस स्टेट्स. हम लोग इसके लिए एक एक्टिविटी देखेंगे 1.13 में. आपको यहाँ पे फनल लेना है. यहाँ पे मैंने लिया हुआ है दैट इज़ अ इन्वर्टेड फनल. मैंने फनल को इन्वर्टेड कर दिया. आप 1.13 के 1.7 फिगर में देख सकते हो. मैंने नीचे चाइना डिश में, दिस इज़ माय चाइना डिश, और मैंने यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड ले लिया हुआ है. अमोनियम क्लोराइड को मैंने गर्म करना स्टार्ट किया हुआ है बर्नर बर्नर की हेल्प से. और जब वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप देखोगे कि वाटर वेपर बननी स्टार्ट हो जाएगी. स्टार्टिंग में तो मुझे थोड़ी देर के बाद जब मेरे को दिखने लगे विजुअली कि यहाँ पे वाटर वेपर बननी स्टार्ट हो गई है, वाटर वेपर बननी स्टार्ट हो गई है, तो मुझे यहाँ पे कॉटन का प्लग डाल देना है. आप थोड़ी देर के बाद देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि उसका जो वेंट है उसके पास आपको देखने को मिलेगा क्लियरली सॉलिडी जो अमोनियम क्लोराइड मैंने चाइना डिश में डाला हुआ था वो अभी नेक के पास आपको देखने को मिलेगा. इसका मतलब ये हो गया कि वो जनरली था सॉलिड फॉर्म में. जब मैंने उसको गर्म किया तो वो वाटर वेपर बन गया. अब जब मैंने प्रोसेस को स्टॉप करने का ट्राई किया तो वो सॉलिड से लेके वो कन्वर्ट हो गया गैसियस फॉर्म में, और गैसियस से वो कन्वर्ट हो गया डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में. अभी ये सॉलिड टू गैस और गैस से सॉलिड वाला कॉन्सेप्ट कौन सा आ गया, वो प्रोसेस कौन सा आ गया. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन, सॉरी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. चेंज ऑफ अ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू द गैस विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड. वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाएंगे लिक्विड में चेंज हुए बिना. तो ये प्रोसेस को बोलेंगे सब्लिमेशन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इफेक्ट ऑफ अ चेंज ऑफ अ प्रेशर. हम लोगों ने पहला देखा टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में चेंज करने से हम लोग पर्टिकुलरली किसी भी सब्सटेंस का, पार्टिकल्स का, स्टेट चेंज कर सकते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट का, सपोज भी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में हम लोग उसके स्टेट में बदलाव ला सकते हैं. नेक्स्ट इज द इफेक्ट्स ऑफ द चेंज ऑफ प्रेशर. हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो डिफरेंस है अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर में, उनके जो पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टिकल है, उनके बीच का डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट है. हम लोगों ने देखा कि सॉलिड के अंदर के पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, और लिक्विड के थोड़े दूर पार्टिकल्स होते हैं, और गैसेस के एकदम दूर दूर स्प्रेड आउट होते हैं. सो जब हम लोग उनको प्रेशराइज करते हैं या फिर कंप्रेस करते हैं वो सिलेंडर में डालने के बाद, तो उनका क्या होता है, वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो पार्टिकल्स क्या दबते हैं, वो पार्टिकल्स क्या थोड़े कम हो जाते हैं, पार्टिकल्स का नज़दीक आ जाते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. यहाँ पे आपको 1.8 फिगर में आपको तीन आपको दिख रही होगी सिलेंडर जैसी. मैंने यहाँ पे पिस्टन से पहले मैंने अप्लाई किया हुआ है प्रेशर. मैंने डाला हुआ है लिक्विफाई गैस को, मैंने प्रेशराइड किया हुआ है. यहाँ पे पहले मैंने थोड़ा प्रेशर दिया, फिर थोड़ा और ज़्यादा प्रेशर दिया, और फिर थोड़ा और ज़्यादा प्रेशर दिया. तो आपने देखा होगा तो जो पार्टिकल्स होंगे वो धीरे धीरे प्रेशराइड होके लिक्विफाई गैसेस में कन्वर्ट हो गए होंगे. मतलब ये जो गैसेस है वो पहले गैसेस के फॉर्म में था, नाउ इट बिकम अ लिक्विड स्टेट में आ गया. सो इससे ये मतलब हो गया कि मैं जब उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करूँगी या फिर उसका टेम्परेचर रिड्यूस करने की कोशिश करूँगी तो वो जो सेम गैस होगा वो लिक्विफाइड गैसेस में चेंज होगा. ओरिजिनली हम लोग देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड करके एक सॉलिड गैस आता है. ओके, उनको हम लोग को हाई प्रेशराइड के अंदर स्टोर करना पड़ता है. जब हम लोग उसके ऊपर हाई प्रेशराइड करते हैं तो जो CO2 सॉलिड होता है वो लिक्विड में चेंज होने की जगह पे वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है. मुझे क्या करना है कि सॉलिड CO2 को मुझे प्रेशराइड करना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. उनका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ कर देना है, प्रेशराइड करना है लिक्विड में चेंज हुए बिना. वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको हम लोग जनरली ड्राई आइस बोलेंगे. सो डैट इज़ वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरली नोन एज अ ड्राई आइस. दस वी कैन से दैट हम लोग प्रेशर या फिर टेम्परेचर को डिटरमाइन कर सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर चेंजिंग द स्टेट. यहाँ पे प्रेशर एंड टेम्परेचर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है जिससे हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस के 6 स्टेट्स में चेंजेस कर सकते हैं. सपोज भी यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं. अगर मैं सॉलिड को अगर फ्यूजन करूँगी, सॉलिड को अगर मैं पिघालने की ट्राई करूँगी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. लिक्विड को अगर मैं और गर्म करूँगी तो वो वेपराइज्ड होके गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. गैस को अगर मैं और गर्म करूँगी तो पर्टिकुलरली सिचुएशन में आके वो सब्लाइम हो जाएगा. सॉलिड को अगर मैं ठंडा करूँगी तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. गैस को अगर मैं ठंडा करूँगी, कंडेंस करूँगी तो वो लिक्विड हो जाएगा. लिक्विड को ठंडा करूँगी तो वापस से वो बर्फ़ में या फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा.
नेक्स्ट पढ़ते हैं 1.5 इवापोरेशंस। हम लोगों ने आगे के एग्जांपल्स में देखा कि दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर एंड द प्रेशर्स। तो हर केस में क्या टेम्परेचर एंड प्रेशर ही इंपॉर्टेंट होगा उसके स्टेट को चेंज करने के लिए? तो उसका जवाब आता है नहीं। सपोज टू भी यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसमें से एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आपको एक डिश के अंदर पानी डाल देना है, लेफ्ट अनकवर्ड, उसको खुला ही छोड़ देना है, तो क्या होगा? ओके तो होगा क्या कि वो सन की रेस की वजह से, आजू बाजू की ह्यूमिडिटी की वजह से पानी जो होगा वो हीटअप होके वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। दिस प्रोसेस जनरली इज नोन एज अ इवापोरेशन। दूसरा एक एग्जांपल दिया हुआ है, दैट इज़ अ वेट क्लोथ्स। जब हम उसको सुखाने के लिए बाहर डालते हैं तो उसका जो पानी है वो इवापोरेशन होके पानी से लेके वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से, इवापोरेशन की वजह से वो कपड़े सूख जाते हैं। सो यहाँ पे दो एग्जांपल में हम लोग को एक टर्म मिलती है, दैट इज़ अ इवापोरेशंस। हम लोग देखने जाए तो सारे जो मैटर हम लोगों ने पढ़े और हम लोगों ने जो तीन स्टेट पढ़े, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इन तीनों के स्टेट में एक्चुअली इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, दे नेवर एट द रेस्ट। उनका जो टेम्परेचर होता है गैस, लिक्विड और सॉलिड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर हम लोग लिक्विड का एग्जांपल्स ले तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस, पर उनके अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो बहुत ही इजीली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है और वेपर के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सो जो फेनोमेना पे लिक्विड चेंज होता है वेपर पे, पर्टिकुलरली गिवन रूम टेम्परेचर, सो उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट और ये कंसेप्ट को बोलेंगे इवापोरेशन। अब पढ़ते हैं 1.5.1, दैट इज़ अ फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशंस। यहाँ पे 1.14 में एक एक्टिविटी दी हुई है। हम लोग को 5 ml एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी लेना है, उसको विंडो या फिर फ़ैन के अंदर डाल देना है। दूसरा, वापस से हम लोग को एक ओपन चाइना डिश के अंदर 5 ml पानी लेना है, उसको सेम विंडो या फिर फ़ैन के नीचे डालना है। दूसरा 5 ml का पानी लेना है, ओपन चाइना डिश के अंदर लेके मुझे कबर्ड में या फिर शेल्फ में डाल देना है क्लास के, और मुझे टेम्परेचर नोट डाउन करना है। और जब तक इवापोरेशन नहीं हो जाए तब तक मुझे वो ऑब्जर्वेशंस को कंटिन्यू रखना है कि पर्टिकुलरली दिन पे जब एवापोरेशन स्टार्ट हो जाएगा तब जाके मुझे अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। मुझे ये तीनों की तीनों एक्टिविटी रेनी डे पे भी मुझे रिकॉर्ड करनी है। सो यहाँ पे मैं 3 फैक्टर आपको बता दूँ कि जो हम लोग को 4 फैक्टर बता दूँ मैं आपको, जो यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करेंगे। एक तो सरफेस एरिया, टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी, ये 4 फैक्टर है हम लोग यहाँ पे ये एग्जांपल्स में हम लोग नोट डाउन करेंगे। मैं आपको बता दूँ, जो 5 ml का पानी हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब में लिया, विंडो और फ़ैन के अंदर जो रखा हुआ था, उसका इवोपरेशन कंपेयर टू चाइना डिश में लिया होगा वो कम होगा। और रेनी सीजन्स के अंदर एक्चुअली जो ये इवापोरेशन है वो नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ उसके लिए जो टेम्परेचर है उसके लिए जो बाकी सारे सरफेस फैक्टर्स है वो वर्क नहीं करेंगे। और सेम जो मैंने चाइना डिश के अंदर जो कबर्ड में रखा हुआ है उसका थोड़ा भी इवापोरेशन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी होगी, वाटर वेपर होगा हवा में, और वाटर वेपर जो होगा वो एक्चुअली जनरली इवापोरेशन का प्रोसेस को स्लो डाउन करने में मदद करता है। तो यहाँ पे तीनों में से मैं बोलने जाऊँ तो जो मैंने चाइना डिश का जो कंसेप्ट लिया, चाइना डिश के अंदर 5 ml पानी डाला, उसके जो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया एक्चुअली इंक्रीज़ करता है इवापोरेशन का रेट, और वो विंडो और फैन में है, तो कंपेयर टू टेस्ट ट्यूब उसका जो इवापोरेशन है वो जल्दी होगा। हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला तो था इंक्रीज ऑफ द सरफेस। हम लोग को पता है इवापोरेशन सरफेस फेनोमेना है, जैसे ही सरफेस इंक्रीज़ होगा वैसे करके वो इवापोरेशन भी इंक्रीज़ हो जाना शुरू हो जाएगा। हम लोग हमेशा जो क्लोथ्स है उसको ड्राइड आउट करने के लिए उसको स्प्रेड आउट करके डालते हैं। दूसरा एक एग्जांपल देती हूँ, हम लोग जब चाय हम लोग उसमें पीते हैं, कप में पीते हैं, जब सॉसर्स में डाल देते हैं तो उसका जनरली जो ठंडा होने का फ्रिक्वेंसी है वो जल्दी हो जाता है, मतलब ठंडा जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ गया तो इवापोरेशन बहुत जल्दी हो जाएगा, तो हमारी जो चाय है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। नेक्स्ट है एन इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा सो काइनेटिक एनर्जी भी जनरली जो पार्टिकल्स होंगे वो ज़्यादा मूव करेंगे, सो उसकी वजह से वो वेपर स्टेट में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे बोलते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इवापोरेशन भी जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट है डिक्रीज इन अ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि जो वाटर वेपर हवा में कितने प्रेजेंस है उसको बोलेंगे ह्यूमिडिटी। एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन द डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। हमारे आजू बाजू जो हवा है वो पर्टिकुलरली अमाउंट तक ही वाटर वेपर होल्ड कर पाती है। अगर जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हो वो हाई हो
तो फिर हमारा जो इवापोरेशन प्रोसेस है वो डिक्रीज़ हो जाता है। और उल्टा अगर ह्यूमिडिटी कम हो हवा में तो फिर हमारा इवापोरेशन का प्रोसेस जल्दी हो जाता है। एंड इंक्रीजिंग इन देन विंड स्पीड देखेंगे, और विंड स्पीड मतलब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जिस दिन हवा बहुत अच्छी चल रही होती है ना, तो उस दिन हमारे कपड़े जो होते हैं वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं, मतलब बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। विद इंक्रीजिंग द विंड स्पीड जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर वेपर के वो जल्दी जल्दी मूव आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, वाटर वेपर पार्टिकल्स ऑफ द वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। यहाँ पे ऐसा कहना चाहती हूँ मैं कि इंक्रीज़ अगर विंड स्पीड होगा, विंड की स्पीड में इंक्रीज़ होगा तो वाटर वेपर होगा वो जल्दी जल्दी, वाटर वेपर जो होगा वो जल्दी मूव करेगा, मतलब उसका जो इवापोरेशन रेट है वो जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1.5.2 हाउ डज द इवापोरेशन कॉज कूलिंग इन एन ओपन वेसल्स लिक्विड कीप ऑन इवापोरेटिंग। अगर खुला बर्तन होगा तो उसमें से इवापोरेशन बहुत जल्दी होगा। पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, जो लिक्विड होगा आजू बाजू एटमॉस्फेयर का जो भी एनर्जी होगा वो खुद में रिगेन कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। उसकी वजह से एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इवापोरेशन, जो पूरी एनर्जी होगी इवापोरेशन के ड्यूरेशंस में वो लॉस हो जाएगी। दिस अब्जॉर्प्शंस ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल्स, उसकी वजह से आजू बाजू का सराउंडिंग ठंडा हो जाएगा। हम लोग जब नेल पेंट यूज़ करते हैं तो नेल पेंट का जो नेल रिमूवर होता है, जब हम लोग उसको अपने हाथ पे लगाते हैं तो हम लोग को थोड़ी देर के लिए ठंडा महसूस होता है। तो वो क्यों होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी, हमारे हाथ की एनर्जी गेन कर लेते हैं और आजू बाजू की एनर्जी वो पार्टिकल्स गेन कर लेते हैं। उसकी वजह से जो हमारे हाथों के ऊपर जो वाटर वेपर या फिर जो गर्म पार्टिकल्स होते हैं वो इवापोरेट हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारे हाथ में ठंडा महसूस होता है। दूसरा एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आफ्टर द हॉट सनी डेज द पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और द ओपन ग्राउंड। एक्चुअली लोग ना घर के बाहर पानी छिड़कते हैं या फिर टेरेस के ऊपर या फिर रूफ के ऊपर पानी छिड़कते हैं, क्योंकि वो यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन, जहाँ पे जो वाटर वेपर है वो इवापोरेट हो जाता है और जो सरफेस को कूल डाउन होने में मदद करता है हॉट सरफेस को रिमूव करके। यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल दिया हुआ है कि वाई शुड वी वियर द कॉटन क्लोथ्स इन द समर। ड्यूरिंग समर हम लोग को बहुत ही गर्मी लगती है, क्योंकि जो हमारी बॉडी का मैकेनिज़म्स है वो कुछ इस हिसाब से। सो वी रिस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ अवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। जो एक्चुअली हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है कि हम लोग रेस्पायर करेंगे तो स्वेट जो होगा वो हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा और हमारी बॉडी ठंडी हो जाएगी। वी नो दैट हम लोग जब इवापोरेशंस होता है सो पार्टिकल्स ऑफ अ सरफेस लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के सरफेस पे वो आजू बाजू की एनर्जी से या फिर बॉडी से एनर्जी गेन कर लेते हैं जो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशंस के कंसेप्ट से जो हीट होती है वो इवापोरेटेड होकर उड़ जाती है और हमारी बॉडी को ठंडा बनाने में मदद करती है। कॉटन बीइंग गुड अब्जॉर्बर ऑफ द वाटर, कॉटन यहाँ पे बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वर बताया गया है क्योंकि वो स्वेट को, पानी को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जॉर्ब कर लेता है। सो जब एटमॉस्फेयर में वो एक्सपोज होता है तो इजीली इवापोरेशंस हो जाता है। इसकी वजह से हम लोग प्रेफर करते हैं समर की सीज़न में कॉटन की क्लोथ्स पहनना, जो इवापोरेशंस की प्रोसेस को स्पीडी बनाता है। Why do we see the water droplets on the outer surface of the glass containing ice cold water? यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि हम लोग जब ग्लास के अंदर ठंडा पानी भरते हैं तो हम लोग को थोड़ी देर के बाद आजू बाजू ऐसा ड्रॉपलेट्स जैसा क्यों देखने को मिलता है। तो आपको एक टम्बलर के अंदर आइस कोल्ड वाटर लेना है। एक्चुअली टम्बलर के अंदर का पानी जो है ठंडा है और आजू बाजू का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा उससे ज़्यादा गर्म होगा या फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होगा, मतलब दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। सो जब वो सराउंडिंग वाटर वो ठंडे पानी के कांटेक्ट में आएगा तो एक्चुअली कंडेंसेशन हो जाएगा ड्रॉपलेट्स का। आजू बाजू जो वाटर वेपर हवा में होगा, रूम में जो वाटर वेपर होगा उसका कंडेंस होके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो बोतल पे रह जाएगा। इसकी वजह से हम लोग को आजू बाजू बोतल की आजू बाजू या फिर टम्बलर के आजू बाजू आपको वाटर वेपर्स के ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे। वाटर वेपर प्रेजेंट इन दैन एयर एंड ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ अ वाटर वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देते हैं और फिर वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं एंड दिस वे हम लोग को वाटर ड्रॉपलेट्स दिखती है, जैसे मैंने बोला। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।